हाय एवरीवन, दिस इज़ मी चंद्रा चौधरी और आज हम करेंगे क्लास 12th बायोलॉजी एंड एज यू नो हमारा चैप्टर 6 चल रहा है दैट इज़ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और आज हम करेंगे इसका लेक्चर नंबर 11। हम ऑलमोस्ट एंड ऑफ द चैप्टर पहुंच चुके हैं। इसके बाद ओनली वन वीडियो हमारा रहेगा दैट इज़ डीएनए फिंगर प्रिंटिंग और आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है दैट इज़ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ओके तो चलिए डिस्कस करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। ओके तो सबसे पहले हम बात करते हैं ह्यूमन जीनोम होता क्या है। अब आप सभी को पता है जो हमारी बॉडी की ईच सेल है वो ओनली सेम टाइप ऑफ जेनेटिक मटेरियल से बनी हुई है, ठीक है। और ये जो सेल है आपकी बॉडी की जो डिफरेंट पार्ट्स में है, डिफरेंट जो ऑर्गन्स में है, उनका काम डिफरेंट है। तो वहाँ पर ओनली जो प्रोटीन बनती है जिसकी वजह से डिफरेंट फंक्शन हमारी बॉडी में होते हैं, वो प्रोटीन ओनली एक डीएनए के सेगमेंट से बनती है, ना कि होल डीएनए से। तो यहाँ पर मेरे कहने का मतलब है किसी सेल का जो होल जेनेटिक मटेरियल होता है उसे ही हम ह्यूमन जीनोम कहते हैं। समझ में आ गया। लेकिन आपके जो अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं उनमें जो अलग अलग सेल्स होती हैं और जो उनका अलग अलग फंक्शन होता है, क्योंकि वहाँ पर प्रोटीन अलग अलग बनती है और वो प्रोटीन आपके अलग से डीएनए सेगमेंट से बनती है, ठीक है। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में। सबसे पहली बात बता दूँ, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जिसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिली थी एंड प्लस इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा भी आया था। अगर मैं बात करूँ तो इसे मेगा प्रोजेक्ट कहा गया। पहला पॉइंट इसका क्या रहेगा, इसे क्या कहा गया, मेगा प्रोजेक्ट, क्योंकि ये प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा बड़ा था, ठीक है। एंड ये प्रोजेक्ट लॉन्च कब हुआ था, 1990 में, ओके। और ये जो ख़त्म हुआ था ये प्रोजेक्ट वो हुआ था 2003 में। दैट मीन्स ये पूरा 13 इयर्स तक चला था ये प्रोजेक्ट, 13 इयर्स तक, ओके। इतनी बात सबको समझ में आ गई। चलिए अगर अब मैं बात करूं कि जो आपका ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है उसके खर्चे की, ठीक है। अब आपको पता है जो हमारी बॉडी में जो जो क्रोमोसोम्स है, जेनेटिक मटेरियल है, उसमें जो बेस पेयर होते हैं वो ऑलमोस्ट कितने होते हैं, 3 × 10⁹ बेस पेयर। ये हैप्लॉइड कंडीशन की बात कर रही हूँ मैं, ना कि डिप्लॉइड। हैप्लॉइड कंडीशन में कितने बेस पेयर होते हैं, इतने होते हैं, ठीक है, ओके। और सपोज़ एक बेस पेयर में इनका खर्चा आया था $3 का, तो इतने बेस पेयर में कितना खर्चा आ जाएगा, 3 3 जा 9 मीन्स 9 बिलियन के करीब इतना ज़्यादा पैसा खर्चा हुआ था, ठीक है। चलिए अब मैं बात करूँ इन्फॉर्मेशन की, क्योंकि देखिए इतने सारे बेस पेयर हैं, सब में अलग अलग हैं, तो आपका यहाँ पर इतना ज़्यादा जो खर्चा आया था इसका मतलब इसमें इन्फॉर्मेशन भी बहुत ज़्यादा मिली थी जो कलेक्ट हुई थी, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा था कि सपोज हम एक बुक लेते हैं, ठीक है, और उस बुक में 1000 पेजेस होंगे इफ़, ठीक है, और ईच मीन्स एक पेज में 1000 लेटर अगर होंगे तब भी हमें ऐसी 3300 बुक्स वुड बी रिक्वायर्ड। फिर भी इतने सारे बुक्स की आवश्यकता होगी उस डाटा को कलेक्ट करने के लिए, स्टोर करने के लिए इतनी बुक्स की ज़रूरत पड़ेगी। अगर एक बुक्स में 1000 पेजेस हों और ईच पेजेस में अगर हम 1000 लेटर भी लिखेंगे तब भी इतने बुक्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी उस डाटा को स्टोर करने के लिए। तब इन्होंने कहा ये तो पॉसिबल नहीं है, क्या फ़ायदा बुक्स में रख के। तो यहाँ पर एक अलग से बायोलॉजी का एरिया डेवलप्ड हुआ जिसको नाम दिया गया बायो इन्फॉर्मेटिक्स नई ब्रांच यहाँ पर लॉन्च हो गई जिसमें आपको ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारी की सारी यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिल जाती है, प्लस जिसे हम रिट्राइव भी कर सकते हैं। आई होप इतने पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है।
अब बात करते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों ये प्रोजेक्ट किया गया, क्यों इतना खर्चा इस प्रोजेक्ट में किया गया, क्या फ़ायदा है इससे। ठीक है, तो इससे पहले बात ये फ़ायदा है, मैं बता दूं कि जो जेनेटिक मटेरियल्स के कारण ही जो ह्यूमंस हैं, हम लोग जो हैं वो एक दूसरे से अलग हैं, यूनिक हैं। कुछ बीमारियां भी होती हैं तो जिसे आपको पता ही है, जो आपकी जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, तो उन सब का पता लगाने के लिए ये प्रोजेक्ट चलाया गया। ठीक है, तो इसके पहले में हम बात कर लेते हैं इसके गोल्स की। तो देखिए यहाँ पर कुछ गोल्स हैं अकॉर्डिंग टू योर NCERT बुक। ये सारी की सारी बातें आपकी NCERT बुक्स में लिखी हुई है, यहाँ पर कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा नहीं है, बाहर से नहीं है। ठीक है, तो पहले अगर मैं गोल्स की बात करूँ, गोल्स ऑफ HGP, तो फर्स्ट इज़ HGP में जो है आपका 20,000 से 30,000 जीन्स इन ह्यूमन DNA में आइडेंटिफाई करना पहला इसका गोल्स था। ठीक है, सेकंड गोल्स था इसमें डिटरमाइन द सीक्वेंस। अब इन जीन का सीक्वेंस कैसा है इसको डिटरमाइन करना था, निर्धारित करना था। देन जो भी इससे इंफॉर्मेशन मिलेगी उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना था एज अ डेटाबेस के फॉर्म में। थर्ड है इम्प्रूव टूल्स फॉर डेटा एनालिसिस। ठीक है, डेटा एनालिसिस के लिए जो भी टूल्स होते हैं उनको इम्प्रूव करना था। आपका है ट्रांसफ़र टू अदर सेक्टर, मीन्स जो भी ये इन्फॉर्मेशन मिली है उसको अदर सेक्टर में ट्रांसफ़र करना, जैसे जेनेटिक्स में ट्रांसफ़र करना, जहाँ भी इन डेटाबेस की ज़रूरत पड़ेगी उसको वहाँ पर ट्रांसफ़र करना। इन सारे जो पॉइंट्स हैं ये गोल्स थे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के। क्लियर हुआ? ओके, अब हम इसकी बात करते हैं मेथडोलॉजी की कि क्या इसके मेथड्स थे। ठीक है, आई होप आपने ये लिख लिया होगा, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। तो इसकी सबसे पहले हम बात करते हैं मेथडोलॉजी की। मेथडोलॉजीज़ की बात करते हैं तो यहाँ पर दो प्रकार के मेथड अप्लाई किए गए। फर्स्ट वन इज़ EST, सेकंड वन इज़ आपका SA। ओके, अगर मैं बात करूँ EST की, सो EST स्टैंड फॉर एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स। ठीक है, अगर वही मैं बात करूँ ऐसे स्टैंड फॉर सीक्वेंस एनोटेशन। ओके, अब ये है क्या, इसको हम समझ लेते हैं। EST की मेथडोलॉजी क्या थी एंड SA की मेथडोलॉजी क्या थी। अभी थोड़ी देर मैंने पहले बताया, जो ईच सेल में होल जेनेटिक मटेरियल होता है वो पूरा का पूरा मटेरियल प्रोटीन नहीं बनाता, जो हमारी बॉडी में कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इन्होंने क्या क्या कहा कि हम केवल DNA के उतने ही पार्ट की स्टडी करेंगे जो क्या बनाएगा, आपका प्रोटीन बनाएगा। तो इन्होंने क्या कहा, ओनली DNA सेगमेंट दैट फॉर्म mRNA, क्योंकि पूरा का पूरा आपका DNA mRNA नहीं बनाता है, ओनली एक सेगमेंट ही बनाता है जो वेरियस कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इन्होंने ये चीज़ कही थी कि हम ज़्यादा पैसा खर्च क्यों करें। वेयर एज जो आपका सेकंड मेथड है, उन्होंने ये बोला था कि नहीं, हम होल जो जेनेटिक मटेरियल है हम उसकी स्टडी करेंगे। तो उन्होंने क्या मेथड यूज़ किया, होल DNA को लिया या होल जीनोम को लिया। ठीक है, होल जीनोम, होल जेनेटिक मटेरियल, ह्यूमन जीनोम एक ही चीज़ है। ओके, अब बात करते हैं हम इसके स्टेप्स की। ठीक है, क्या क्या इसमें स्टेप्स थे, चलिए स्टेप्स देख लेते हैं क्या क्या स्टेप हैं। तो पहला स्टेप क्या है, ऑब्वियसली हम ह्यूमंस में से क्या लेंगे, DNA को लेंगे। हमने DNA निकाल लिया। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या होगा, हम इस DNA को फ्रैगमेंट्स में बांट देंगे। तो इन DNA के हम क्या कर लेंगे, फ्रैगमेंट्स कर लेंगे। ठीक है, समझ में आया। थर्ड, अब जो फ्रैगमेंट्स हैं उनकी हम क्या करेंगे, उनकी क्लोनिंग करेंगे। क्या करेंगे, इन फ्रैगमेंट्स की क्लोनिंग। ठीक है, क्लोनिंग करेंगे। अब यहाँ पर देखो, ये जो क्लोनिंग होती है ये दो मेथड से हम कर सकते हैं। दो मेथड से की गई थी, एक होस्ट में, एक आपका वेक्टर में।
अब होस्ट क्या क्या लिए गए थे, एक लिया गया था बैक्टीरिया और दूसरा लिया गया था ईस्ट, ठीक है। उसी तरह से जो वेक्टर है, वेक्टर में आपका एक BAC लिया गया, एक YAC लिया गया। अगर मैं बात करूं BAC, तो BAC क्या है, तो BAC स्टैंड फॉर बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोजोम्स। उसी तरह से YAC स्टैंड फॉर ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये आपके क्या थे, क्लोनिंग करने के मेथड्स थे। अब देखिए हमने पहले DNA के फ्रेगमेंट्स कर लिए, अब उनकी क्लोनिंग कर ली, दैट मीन्स हमारे पास अब बहुत सारे DNA के फ्रेगमेंट्स हो जाएंगे। तो हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, उन फ्रेगमेंट्स को सीक्वेंस्ड करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, सीक्वेंस ऑफ फ्रेगमेंट्स, ठीक है। इन फ्रेगमेंट्स को हम क्या कर लेंगे, सीक्वेंस में लगा लेंगे। उसके बाद जो हम फ्रेगमेंट्स को हमने सीक्वेंस कर लिया है उसका अब हम अरेंजमेंट करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, लास्ट स्टेप हमारा क्या होगा, अरेंजमेंट ऑफ सीक्वेंस, ठीक है। बट ये किसकी हेल्प से किया जाएगा, ठीक है, किसकी हेल्प से किया जाएगा, कंप्यूटर की हेल्प से किया जाएगा, जो केवल इस पर्पज़ के लिए ही डेवलप किया जाएगा, ठीक है। किसकी हेल्प से, बाय हेल्प ऑफ कंप्यूटर, और वो भी कंप्यूटर स्पेशल इसी के लिए ही आपका डेवलप किया जाएगा। ओके, तो आई होप ये जो स्टेप्स हैं आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। एक बार और रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले हम DNA लेंगे ह्यूमन का, देन उसके हम फ्रेगमेंट्स कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ आपके एंजाइम्स से। उसके बाद उसकी क्लोनिंग कर देंगे, ठीक है। क्लोनिंग कॉपी, बहुत सारी कॉपीज़ बना लेंगे। कॉपीज़ बनाने के लिए हम होस्ट का यूज़ कर सकते हैं और वेक्टर का यूज़ कर सकते हैं। होस्ट में हम बैक्टीरिया लेंगे और ईस्ट लेंगे, और बैक्टीरिया में BAC और YAC। अब क्या होगा, हमारे पास बहुत सारे फ्रेगमेंट्स हो जाएंगे। उन फ्रेगमेंट्स को हम सीक्वेंस में लगा देंगे। अब जो सीक्वेंस फ्रेगमेंट है उनका हम अरेंजमेंट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ स्पेशल कंप्यूटर, ठीक है। आई होप आपको ये मेथडोलॉजी समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अब चलिए बात कर लेते हैं इसके साइलेंट फीचर की, कि क्या क्या इसके फीचर्स थे। तो पहला फीचर यहाँ पर देखिए, ह्यूमन जीनोम जो होता है उसमें 3164.7 मिलियन बेस पेयर होते हैं, इस बात का पता लगाया गया। ओके, चलिए नेक्स्ट इसमें बात पता चली कि एक जीन में 3000 बेस होते हैं, एक जीन में 3000 बेसेस होते हैं, और टोटल बेसेस कितने होते हैं, इतने। ये आपका क्या है, हैप्लॉइड का है। नेक्स्ट, लेस देन 2% ऑफ जीनोम कोड्स फॉर प्रोटीन। देखो जो आपका टोटल जेनेटिक मटेरियल होता है उसमें से केवल 2% से भी कम, ठीक है, को प्रोटीन बनाने में उसका योगदान होता है। नेक्स्ट है आपका रिपीटेड सीक्वेंस मेकअप वेरी लार्ज पोर्शन इन ह्यूमन में जो रिपीटेड सीक्वेंस होता है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, ठीक है, लार्ज पोर्शन बनाता है किसी भी ह्यूमन DNA का। अब ये रिपीटेड सीक्वेंस आप लोगों को पता है, जैसे कि ACC ACC ACC, ये रिपीटेड है। तो इस टाइप का जो रिपीटेड सीक्वेंस है ये लार्ज पोर्शन बनाता है किसी भी ह्यूमन DNA का, ठीक है। नेक्स्ट है रिपीटेटिव सीक्वेंस आर स्ट्रेचेस ऑफ DNA सीक्वेंस, ठीक है, ये स्ट्रेचेस कर देता है DNA के सीक्वेंस को। ये क्या है, देखिए जैसे ये आपका जीन है, आपका जैसे DNA होता है ना, DNA जैसे यहाँ पे जीन होते हैं, तो क्या होता है, रिपीटेड सीक्वेंस के कारण जैसे ये जीन है, यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेच होगा, फिर जीन होगा, फिर स्ट्रेच होगा, फिर ये जीन होगा, और ये जो स्ट्रेच है यहाँ पर रिपीटेड आपके क्या होंगे, सीक्वेंस होंगे, ठीक है। आई होप ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है जो क्रोमोसोम 1 होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा जीन पाए जाते हैं, कितने हैं, देखो 2968,
2968 जीन्स होते हैं क्रोमोसोम 1 में, जब जो सबसे ज़्यादा नंबर हैं, जबकि जो क्रोमोसोम Y होता है उसके पास कब सबसे कम जीन्स होते हैं, जो है आपका 231, 231। ओके, एट लास्ट जो आपका 7 पॉइंट है, ऑलमोस्ट 1.4 मिलियन लोकेशंस वेयर SNP अकर इन ह्यूमन, मीन्स आपका जो लगभग आपका 1.4 ऐसी लोकेशंस होती हैं जहाँ पर SNPs पाई जाती हैं ह्यूमंस में। अब यहाँ पर SNP क्या है, इसको आप समझ लीजिए, SNP का कंसेप्ट समझ लीजिए क्या है ये। तो देखिए SNP स्टैंड फॉर होता है आपका सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, ये उसकी फुल फॉर्म होगी SNP। अब ये है क्या, अब देखिए मैंने जैसे आपका एक सीक्वेंस लिखा ATC ATU, सॉरी यू नहीं आएगा DNA में, ATG, ठीक है, और ATC, ये आपका एक मैंने लिखा 5 प्राइम एंड टू 3 प्राइम एंड, एक सीक्वेंस आपका मैंने लिख दिया ATC ATC, ठीक है, और एक सीक्वेंस मैंने ये लिख दिया ATC आपका यहाँ पर लिख दूँ ATC, ठीक है। अगर आप इन सीक्वेंस को ध्यान से देखो, बाकी सब सेम है, ओनली जो ये वाली इस प्लेस के जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो थोड़े डिफरेंट हैं, बाकी सब सेम है, तो ओनली वन प्लेस में डिफरेंट है, ठीक है। इसी को कहा जाता है सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। आई होप, और ऐसा आपका ह्यूमन बॉडी में 1.5 मिलियन लोकेशंस होती हैं DNA में जहाँ पर ये पॉलीमॉर्फिज्म पाई जाती है, ठीक है। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और साथ ही साथ हमारा यहाँ पर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का जो वीडियो लेक्चर है वो भी ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आपको इसमें ज़्यादा चीज़ें ध्यान नहीं रखनी है, जो जो पॉइंट्स थे आप लोगों को मैंने वो बता दिए, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक, लीव द कॉमेंट, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और मैं मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें हम DNA फिंगरप्रिंटिंग को कवर करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय।